स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फर्स्ट यूनिट का आज लेक्चर नंबर है 10। लेक्चर नंबर 10 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने किया लेक्चर नंबर 9 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि ब्लूम द्वारा दिए गए उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए, जिसमें क्या है व्यवहारात्मक पक्ष से संबंधित ब्लूम ने 3 उद्देश्य दिए हैं। वो 3 उद्देश्य थे ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। इन तीनों उद्देश्यों को हमने पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग एक्सप्लेन किया। आज लेक्चर नंबर 10 के अंदर स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं कि उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के महत्व की विवेचना कीजिए कि किस प्रकार उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने से जो हमारा शिक्षण अधिगम है उसको किस प्रकार उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट पहले मैं आपको बताती हूँ कि उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने का क्या महत्व है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के बाद यह निश्चित किया जाता है कि आगे जो विद्यार्थी हैं उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन लेकर आना है। सामाजिक अध्ययन शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि जो उद्देश्य हैं बहुत ही सामान्य और दीर्घकालीन होते हैं, जबकि जो प्राप्य उद्देश्य हैं वो क्या है स्पष्ट, निश्चित और विशिष्ट होते हैं। अब हम ब्लूम की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, क्यों ब्लूम ने पाठ्य विषय संबंधी ही उद्देश्यों का निर्धारण किया है। उनके उद्देश्यों के अंदर यह एक कमी रह गई थी कि उन्होंने शिक्षा से संबंधित जो बालक थे उनका व्यवहारिक अध्ययन नहीं किया था, उनके व्यवहारिक उद्देश्यों को लेकर क्या है उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि इससे यह पता चल जाता है स्टूडेंट कि जब बच्चा शिक्षण को खत्म करेगा, अपनी स्टडी को खत्म करेगा, तो वो आगे कौन सा कार्य करने के लिए इंटरेस्ट रखता है। अगर हम उद्देश्यों को जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य है उसको हम व्यवहारिक शब्दावली के अंदर लिखते हैं तो इससे क्या है स्टूडेंट जो शैक्षिक उद्देश्य है उसको अधिक प्रभावशाली और क्या है उद्देश्यपूर्ण हमारे लिए वो सिद्ध हो सकते हैं। जो हमारे उद्देश्य हैं अगर हम उन्हें व्यवहारिक शब्दावली के अंदर लिखना शुरू कर दें तो जो उद्देश्य हमने प्राप्त करने हैं उन्हें अधिक सहायक, सिद्ध और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो ब्लूम के उद्देश्यों के वर्गीकरण के अंदर यही कमी रही थी कि उन्होंने जो शैक्षिक उद्देश्य थे उनको विद्यार्थी के व्यवहार के रूप में नहीं एक्सप्लेन किया था। उन्होंने क्या है पाठ्य विषय वस्तु उद्देश्यों को ही उनका वर्गीकरण किया था। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि इनकी आवश्यकता और महत्व के बारे में। अब बात है आवश्यकता और महत्व, इसे भी क्या है स्टूडेंट हम पॉइंट टू पॉइंट ही एक्सप्लेन करेंगे। आवश्यकता एवं महत्व। स्टूडेंट आवश्यकता और महत्व को पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आवश्यकता और महत्व कैसे, कि शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने से क्या होता है बच्चा परिस्थितियों को पहचानने के अंदर सक्षम हो जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि मैंने किस परिस्थितियों के अंदर मैं कौन सा कार्य कर रहा हूँ, जो वो कार्य कर रहा हूँ वो उसका क्या है मूल्यांकन भी आसानी से कर सकता है कि ये मेरे लिए उचित है या अनुचित है। जो बच्चे ने शैक्षिक शब्दावली से संबंधित कोई भी कार्य किए हैं वो पहले तो उनसे संबंधित जानने के लिए उनके प्रति क्या है आज्ञाकारी हो जाता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ जिस कार्य के करने का क्या कारण है और मैं इसका मूल्यांकन भी अच्छी तरह से कर सकता हूँ, क्या इसका मेरे लिए कोई बेनिफिट है। अब इस जो शैक्षिक उद्देश्य है इन्हें व्यवहारिक शब्दावली में लिखने की जो आवश्यकता और महत्वता है उनको निम्न तथ्यों के द्वारा समझा जा सकता है। वो निम्न तथ्य कौन से हैं स्टूडेंट, इसे भी क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर मेरा फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट कि इसके द्वारा अधिगम के सभी तत्वों को आसानी से क्या है मूल्यांकन किया जा सकता है। स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट आता है सभी तत्वों का आसानी से मूल्यांकन, आसानी से मूल्यांकन किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट जो इससे संबंधित क्या है प्रभावशाली शिक्षण के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग भी आसानी से किया जा सकता है। दृश्य सामग्री
दृश्य श्रव्य सामग्री आसानी से, दृश्य श्रव्य सामग्री का आसानी से चयन, जिसे क्या है आसानी से सिलेक्ट किया जा सकता है, आसानी से चयन इसका किया जा सकता है अगर हमने अपने शिक्षण को और भी प्रभावशाली बनाना है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर स्टूडेंट आता है कि इससे अध्यापक क्या है अपनी शिक्षण व्यू रचनाओं और युक्तियों को चुनने में सहायता प्रदान करता है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर कि इससे अधिगम क्रियाओं को स्पष्ट, सीमित और निश्चित रूप दिया जा सकता है। क्या है जो अधिगम प्रक्रियाएं हैं उसे स्पष्ट, निश्चित रूप दिया जा सकता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर आता है कि प्रभावशाली अधिगम की प्राप्ति के लिए यह काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि इससे शिक्षण और अधिगम क्रियाओं को एकीकरण करने में आसानी हो सकती है। जो भी शिक्षण अधिगम क्रियाएं हैं उसको एकीकरण करने के लिए आसानी किसी न किसी हद तक बहुत हमारे लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट कि इससे अधिगम और शिक्षण उद्देश्यों को केंद्रित किया जा सकता है। क्या है उद्देश्यों को केंद्रित किया जाता है। किससे संबंधित? अधिगम और शिक्षण से संबंधित उद्देश्यों को केंद्रित किया जा सकता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर डिस्कशन करते हैं हम कि यह कक्ष में प्रतिपुष्टि के प्रयोग में शिक्षक की सहायता करती है। किसके लिए? प्रतिपुष्टि के लिए, फीडबैक के लिए स्टूडेंट। प्रतिपुष्टि के लिए साबित किसके लिए? एक शिक्षक के लिए, एक टीचर के लिए कक्षा में अगर इसका उपयोग करता है तो ये क्या है फीडबैक देने के लिए किसी न किसी हद तक बहुत अच्छा हमारे लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि यह बालक व्यवहार के विशिष्ट पक्ष में निरीक्षण के लिए वैध, विश्वसनीय और प्रायोगिक यंत्र के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। अगला पॉइंट स्टूडेंट इसके लिए आता है कि इसकी सहायता से उद्देश्यों की उपलब्धियों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट आता है इसके अंदर कि परीक्षण को शिक्षण आधारित बनाने के लिए शिक्षक की सहायता करता है। क्या है जो परीक्षण है उसको शिक्षण आधारित, परीक्षण को शिक्षण आधारित बनाने में साबित तो इसकी ये व्यवहारिक उद्देश्यों को शब्दावली में लिखने के लिए ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इसकी आवश्यकता और महत्वता बहुत सहायक सिद्ध होती है। अगला पॉइंट स्टूडेंट हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि व्यवहारिक उद्देश्यों को लिखने के लिए प्रमुख उपागम क्या है स्टूडेंट? व्यवहारिक उद्देश्यों को लिखने के लिए प्रमुख उपागम वो प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं स्टूडेंट? इसे हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट की डिस्कशन करेंगे। जो 5 पॉइंट के अंदर हम एक्सप्लेन करने जा रही हैं इसको। तो पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इस माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना संभव हो सकता है। तो शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक भाषा में लिखने के लिए कई विधियां और उपागम प्रयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार उपागमों और उनसे संबंधित विभिन्न तथ्यों का जो हम तथ्यों को समझ सकते हैं वो किस प्रकार समझ सकते हैं स्टूडेंट, उसे भी क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट ही एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर स्टूडेंट मेरा फर्स्ट पॉइंट है
कि 1954 में ड्रंकर महोदया ने, किसने, 1954 में 54 में ड्रंकर महोदया ने उद्देश्यों से संबंधित क्या एक्सप्लेन किया है, इसे हम क्या है स्टूडेंट क्लियर करेंगे कि 1954 के अंदर ड्रंकर महोदया ने क्या है उद्देश्यों को व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया है कि जो उद्देश्य है उद्देश्यों को व्यवहारिक पक्ष पर लिखने के लिए सभी को क्या है सुझाव दिए हैं। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर कि 1956 के अंदर 56 के अंदर ब्लूम ने क्या है, सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट 1956 में ब्लूम, BS ब्लूम ने उद्देश्यों को व्यवहारिक क्या है 1956 में स्टूडेंट ब्लूम ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का प्रयास किया है, परंतु उन्होंने पाठ्य पुस्तक संबंधी परीक्षण में क्या है उद्देश्यों को अधिक महत्व दिया है, क्योंकि उनके अनुसार उपलब्धि परीक्षण पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित न होकर क्या है उद्देश्यों पर निर्भर होती है। जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक का जो भी निर्माण होता है वो क्या है उद्देश्यों को अधिक महत्व दिया जाता है और उद्देश्यों पर ही ये क्या है पाठ्य पुस्तक है वो केंद्रित होती है। ये किसने कहा है, ये 1956 में 56 में ब्लूम ने उद्देश्यों को व्यवहारिक पक्ष में लिखने के सुझाव दिए हैं, क्योंकि जो पाठ्य पुस्तक है उनका मेन उद्देश्यों पर वो केंद्रित होती है। अगला पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर थर्ड आता है कि उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए 1962 में क्या है स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट है 1962 में रॉबर्ट क्या है स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट के अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं कि 1962 में उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए रॉबर्ट मेगर द्वारा, किसके द्वारा, रॉबर्ट मेगर द्वारा उन्होंने क्या कहा है, रॉबर्ट मेगर ने 1962 के अंदर उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए कि इसके द्वारा रॉबर्ट मेगर के उपागम के नाम से ही इसे जाने लगा और स्टूडेंट क्या है इन्होंने मानसिक क्रियाओं की अपेक्षा कार्य क्रियाओं पर अधिक बल दिया है। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट आता है हमारा कि 1962 में उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने का प्रयास रॉबर्ट मिलर द्वारा भी किया गया है। फोर्थ पॉइंट है उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का जो प्रयास है वो किसके द्वारा किया है, रॉबर्ट मिलर ने भी किया है। क्या है, रॉबर्ट मिलर ने भी इसे किया है। जब उद्देश्यों को हमने व्यवहारिक शब्दावली के अंदर लिखना है तो इसे रॉबर्ट मिलर उपागम नाम से जाने लगा। इस उपागम का उद्गम क्या है, मिलिट्री विज्ञान से है तथा इसमें स्टूडेंट क्या आता है, तथा इसमें क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने का प्रयास किया गया। जो क्रियात्मक उद्देश्य है, जो क्रिया करके हम किसी उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, उसको व्यवहारिक शब्दावली में लिखने का प्रयास 1962 के अंदर रॉबर्ट मिलर जो उपागम के नाम से जाना जाता था, उसके अंदर भी जो क्रियात्मक उद्देश्य थे उनको किस प्रकार हमने व्यवहारिक शब्दावली में लिखना है, इस तरीके का क्या है हर संभव प्रयास किया गया है। फिफ्थ पॉइंट आता है स्टूडेंट NCERT। जो NERC द्वारा जो प्रयास किए गए हैं स्टूडेंट, उसके अंतर्गत जो क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर के अंदर स्टूडेंट 1972 में उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए रॉबर्ट मेगर और रॉबर्ट मिलर थे, जो क्या है उनके अंदर जो कमियां थी, कमियों को दूर करने का हर प्रयास किया गया है और इसमें कार्य क्रियाओं की अपेक्षा मानसिक प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया गया है। किसके अंदर स्टूडेंट
NCERT 1972 शिक्षा महाविद्यालय मैसूर के अंदर स्टूडेंट उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए RCEM उपागम को विकसित किया गया। इसके अंदर जो रॉबर्ट मेगर और रॉबर्ट मिलर के द्वारा जो भी कमियां थी उनको दूर करके जो क्रियात्मक उद्देश्य थे, क्रियात्मक उद्देश्यों की जगह जो मानसिक क्रियाएं हैं उनके द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त करने पर बल दिया गया है। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं इसके लिए जो उद्देश्य है, उद्देश्यों से शिक्षकों और स्टूडेंट विद्यार्थियों दोनों को ही लाभ होता है, लेकिन इन उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, उनको क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा सावधानी। सावधानियां, क्योंकि जो उद्देश्य है उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने से शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों को ही क्या है लाभ होता है, लेकिन जो व्यवहारिक शब्दावली के अंदर उद्देश्य लिखने हैं उनको लिखने के लिए हमें किन किन बातों और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके लिए क्या है स्टूडेंट हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर मेरा कि उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली उद्देश्य और विषय वस्तु दोनों से ही संबंधित होनी चाहिए। क्या है जो विषय है उद्देश्य और विषय वस्तु दोनों से संबंधित होनी चाहिए। इन्होंने क्या है स्टूडेंट कहा है उद्देश्य और विषय वस्तु दोनों से संबंधित होनी चाहिए, दोनों से संबंधित होने चाहिए। इन्होंने कहा है जो हमारे व्यवहारिक उद्देश्य हैं, व्यवहारिक उद्देश्य और विषय वस्तु दोनों से ही संबंधित होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट के अंदर स्टूडेंट इन्होंने कहा है कि व्यवहारिक शब्दावली लिखने का एक स्वरूप सुपरिभाषित और स्पष्ट होना चाहिए। क्या है स्टूडेंट स्पष्ट एवं सुपरिभाषित। जो उद्देश्यों को लिखने का स्वरूप है वो स्पष्ट और क्या है सुपरिभाषित होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट कि इसके अंतर्गत विभिन्न आयामों स्टूडेंट की विभिन्न अधिगम परिणामों को लेवल को शामिल किया जाना चाहिए। क्या है अलग सत्र को शामिल किया जाना चाहिए, भिन्न भिन्न लेवल को शामिल किया जाना चाहिए, विभिन्न सत्र को शामिल करना, ये भी एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हर लेवल को ध्यान से रखकर ही इसके अंदर हर चीज को शामिल किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट आता है कि विशिष्ट उपविषय की विषय वस्तु को उद्देश्यों से प्रत्यक्ष और स्पष्ट संबंध होना चाहिए। क्या है प्रत्यक्ष और स्पष्ट संबंध। प्रत्यक्ष और स्पष्ट संबंध होना चाहिए जो भी हमारे उद्देश्य हैं। अगला पॉइंट आता है कि अनुदेशन के उद्देश्य अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन तकनीक पर आधारित होने चाहिए। जो भी हमारे अधिगम के उद्देश्य है, जो भी हमारे सीखने के उद्देश्य है वो एक नई तकनीक, नई उद्देश्यों पर आधारित होने चाहिए ताकि बच्चा उसे आसानी से सीख सके और सीखने के बाद अपने ज्ञान के अंदर और भी इम्प्रूवमेंट कर सके। एंड के अंदर स्टूडेंट पहले वैसे मैंने आपको बताया कि आपने अपने टॉपिक से रिगार्डिंग निष्कर्ष लिखना है, तो एंड में हम पॉइंट क्लियर करते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष के अंदर स्टूडेंट हम एक्सप्लेन करेंगे कि उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि व्यवहारात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने की शिक्षण क्रियाओं में अधिगम अनुभवों की सीमित व निश्चित किया जा सकता है। इसके माध्यम से शिक्षण गतिविधियों को क्या है संगठित किया जा सकता है तथा शिक्षण अधिगम को उपयोगी बनाने के लिए ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक
आदि को क्या है एकीकृत किया जा सकता है। अगर हमने अपने शैक्षिक उद्देश्यों को और भी प्रभावशाली बनाना है तो इसके अंदर जो व्यवहार के 3 पक्ष माने गए हैं V.S. ब्लूम द्वारा, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, इन तीनों पक्षों को एकीकृत करके शामिल किया जा सकता है और हमारे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को और भी प्रभावशाली और उपयोगी सिद्ध किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, आज हमने अपना टॉपिक क्लियर किया कि उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के महत्व की विवेचना कीजिए, जिसके अंदर पहले मैंने आपको बताया कि जो उद्देश्य है उनको व्यवहारिक शब्दावली के अंदर अगर लिखा जाए तो हम अपने उद्देश्यों को और भी सुनिश्चित, स्पष्ट, विशिष्टीकरण, अधिगम, शिक्षण अधिगम कार्य को और भी उपयोगी और सहायक सिद्ध बना सकते हैं। जो ब्लूम था, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के अंदर यही कमी रह गई थी कि उन्होंने पाठ्य विषय वस्तु के आधार पर अपने जो उद्देश्य थे वो बनाए थे, ना कि उन्होंने जो विद्यार्थी या स्टूडेंट के व्यवहार में क्या है कोई परिवर्तन लेकर आए थे। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमने आगे बात की कि इसकी आवश्यकता और महत्व कौन कौन से हैं, जिसमें हमने किया कि सभी तत्वों का आसानी से क्या है इसको मूल्यांकन किया जा सकता है। फिर दृश्य जो श्रव्य सामग्री है उसका भी चयन किया जा सकता है, इसके अंदर इसे इन उद्देश्यों को और भी स्पष्ट और सुनिश्चित किया जा सकता है। फिर उद्देश्यों को उद्देश्य केंद्रित किया जा सकता है। फिर पॉइंट हमने किया कि प्रतिपुष्टि के लिए सहायक होते हैं, जो भी बच्चे को करवाया जा रहा है और शिक्षण आफ्टर अधिगम शिक्षा से संबंधित वो अपनी जब स्टडी खत्म करते हैं तो उससे संबंधित उससे फीडबैक ली जा सकती है कि वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या करना चाहते हैं, या उनको जितना सिखाया गया है उससे संबंधित क्या है फीडबैक आसानी से ली जा सकती है। फिर हमने बात की कि व्यवहारिक उद्देश्यों को लिखने के लिए प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं, जिसे स्टूडेंट हमने किया है 5 पॉइंटों के अंदर क्लियर किया कि 1954 में ड्रैकर महोदय ने उद्देश्यों से संबंधित क्या कहा है और 1956 के अंदर ब्लूम ने उद्देश्यों को व्यवहारिक उद्देश्यों को लिखने के लिए प्रेरित किया है। फिर 1962 के अंदर रॉबर्ट मेगर द्वारा, रॉबर्ट मिलर ने भी इससे संबंधित व्यवहारिक उद्देश्यों से संबंधित अपने सुझाव दिए हैं। फिर आया था कि NCERT विश्वविद्यालय मैसूर 1972 में जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनको जो कमियां हैं रॉबर्ट मिलर और रॉबर्ट मेगर को इनकी कमियों को दूर करते हुए मानसिक क्रियाओं पर अधिक बल दिया था। फिर हमने बात की कि जो व्यवहारिक उद्देश्य है, व्यवहारिक उद्देश्य एक शिक्षक और एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं, लेकिन इनको लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां, कौन कौन से हमें कमियों को दूर करने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन से तथ्यों को विशेष रूप से समझना चाहिए, तो इसे भी क्या है स्टूडेंट हमने पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया और एंड में अपने अपने टॉपिक से रिगार्डिंग कंक्लूजन निकाला। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ खत्म। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।